हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। ठीक है। कि इसी तैयारी को और आगे अच्छे करने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है। चैप्टर वाइज में हम जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर साथ में हम लोग करते हैं। 5 से 10 सेकंड लीजिए और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं सवाल को। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई कि √y डिवाइड बाय √121 इज इक्वल टू 0.03। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है। और आपको निकालना क्या है? y का मान ज्ञात करना है ना। y की वैल्यू आपको निकालनी है अप टू 3 डेसिमल्स, 3 दशमलव स्थानों तक आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई कि y जो है अंडर रूट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ही हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्या होगा? यहाँ से ये बनेगा बेटा y, और √121 क्या होता है? √121 होता है 11। तो 11 का स्क्वायर फिर से 121। बेसिकली रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 121। ठीक है। 0.03 क्या होता है बेटा? 0.03 क्या होता है? डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर लेना है बेसिकली हमें। ठीक है। चलो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा। सही है। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आती है बताओ? y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? 121 इंटू में 9 डिवाइड बाय 10,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 10 डिवाइड बाय में 10,000। ठीक है। तो यहां से निकल के आएगा 0.1089। 0.1089 कौन सा आंसर होगा? ये राउंड हमें यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल्स ही प्लेस लेने हैं, तो ये राउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.109। तो आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। आया समझ में आपको? क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ट्राई करिए एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का। बिल्कुल होगा। सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कोशिश करिए, फिर हम देखते हैं साथ में। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी और सही जवाब भी निकाल लिया होगा, है ना। देखो क्या बोला हुआ सवाल में, 21.134 इंटू 10⁻x इज इक्वल टू, दिया गया आपको 0.0021134। ठीक है बेटा, ये दिया गया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट हटेगा, नीचे डिवाइड बाय 1000, और यहां से पॉइंट अगर हटाते हैं तो कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आएंगे नीचे। 10⁻7 लिख देता हूं। ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है बेटा, ये है। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचा? 21134, और यहां पे भी क्या है? 21134। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। 10 की पावर यहाँ 3 थी, तो इस पावर से ये 7 कटेगी तो कितनी? 4। 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बचा हमारा? 10⁻x इज इक्वल टू 1/10⁻4 आफ्टर कैंसिलेशन। तो ये क्या होता है? अगर इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे। भाई 10⁻x जो है किसके बराबर है? 10⁻⁻4। तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहां से दिख रही है कंपेयर करने पे, -4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4।
थर्ड ऑप्शन सही जवाब है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला आंसर आपने निकाला होगा, और नहीं भी निकाला है तो कोई बात नहीं, आपने समझ लिया है। ठीक है, ऐसे करना है इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। इसमें कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज दी गई हैं, एक्सप्रेशन दी गया है, प्लस माइनस का साइन है बीच में, वो आपको वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। करिए, एक बार अटेम्प्ट करिए। चलिए एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। चलिए बेटा, सिंपल सवाल था, उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या एक्सप्रेशन दिया है? 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/14 प्लस 2/7 माइनस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे क्या लेना पड़ेगा हमें, नीचे एलसीएम, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बेसिकली। तो एलसीएम बेटा क्या होगा, डिनोमिनेटर्स में देखो आप 7 7 14 7, और ये एक तरह से 1 है, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सारे नंबर्स का, एक तरह से सारे नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 14 एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां से क्या आएगा, आप देखो 7 कितने टाइम्स 14 होता है, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 6, यहां पे भी 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस यहां पे 4 माइनस 1 कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, 14 इंटू 3 42। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 6 4 10, 11 4, 11 4 15, तो 15 माइनस 27 डिवाइड बाय 14। ठीक है, आंसर में है, बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन ही, -27/14। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटा आपको? हाँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा नजर आ रहा है मुझे यहां से, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा हल्का सा ना। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट को बढ़ा देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। सही है, चलिए यही है, ट्राई करिए, अटेम्प्ट मारिए एक बार, एक अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ए और बी ऊपर भी एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं, नीचे भी ए और बी एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं, आपको बस सिंप्लीफाई करना है, पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। इसमें एक ही रूल यूज हो रहा है, वो रूल क्या है, आप में से ज्यादातर बच्चों को वो रूल पता होगा। अगर x की पावर a है और मल्टीप्लाई में x की पावर b है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है। हमारा रूल क्या कहता है कि अगर अगर बेस सेम है हमारा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस अगर सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर x की पावर a है डिवाइड बाय x की पावर b है, बेस अगर सेम है बेटा, जैसे यहां पे दिख रहा है बेस क्या है, x है, बेस सेम है हमारा, a और b क्या है आपस में, अगर x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b है, तो x की पावर a माइनस बी, अगर बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, इसके हेल्प से आपको ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, करके देखें एक बार। चलिए करते हैं एक बार, ध्यान से देखो बच्चों। ये, हाँ यहां लिख लेते हैं, 16 की पावर a 4/3 है यहाँ पे, और b की पावर दे रखी है -5/6, डिवाइडेड बाय a की पावर -2/3, b की पावर 1/6, और इस होल की पावर क्या दे रखी है, 1/2। 1/2 होल की पावर मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सारे एक्सप्रेशंस को, जो a है यहाँ पे कॉमन हमें दिख रहा है, तो a की पावर यहाँ पे 4/3 थी, नीचे डिवीजन में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, बेसिकली पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 4/3 माइनस माइनस 2/3, है ना, ठीक है। वैसे ही b की पावर में हम क्या लिखेंगे, पहले थी -5/6 और यहां थी 1/6, तो डिनोमिनेटर में है नीचे, तो माइनस हो जाएगी, ये बात क्लियर है। और इसकी होल का क्या है, 1/2, ये अलग चीज है, ये अलग रखेंगे हम, ठीक है। यहां पे क्या होगा, a की 4/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 2/3 हो जाएगा 6/3, जो कैंसिल करेंगे तो a की पावर 2 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं a की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर क्या होगी, -5/6 -1/6, तो ये हो जाएगा -6/6, वो हो जाएगा -6/6 हो जाएगा -1, और होल की पावर क्या है बेटा, 1/2 है। अब देखो, ये जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, इसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो एक एक करके स्क्वायर रूट लेते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4, ठीक है। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a, और b का -1 था, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, b की पावर -1 थी इंटू 1/2, पावर की पावर जब भी होती है बेटा, तो वो क्या हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई, लाइक a की पावर अगर m है, ठीक है, और उसकी होल की पावर n है, तो हम इसको फाइनली एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, कि a की पावर m इंटू n है, ये बात समझ में आ रही है, a की पावर m इंटू n है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बताओ 4a इसमें है, b की पावर हाफ, यही है पहला वाला, b की पावर -1/2 है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, b की पावर हाफ। क्लियर है, क्लियर है बेटा, देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उम्मीद करता हूं आपको ये विजिबल होगा, क्लियरली दिख रहा होगा क्वेश्चन, सवाल क्लियर दिख रहा है बेटा। चलिए करिए, अटेम्प्ट करिए। एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करना है आपको, करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी आपने, है ना। चलिए देखते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या बोला हुआ है। 39 डिवाइडेड बाय, एक एक्सप्रेशन दिया है 6 इंटू 6/7 ऑफ, ऑफ को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई, 7/8, ऑफ मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। अब यहां से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 7 से 7 गया, 3 से, सॉरी 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 2 से 4, ठीक है, फर्दर 4 है इधर, 6 है, तो 2 से कैंसिल 2, और ये 3, 39 डिवाइडेड बाय, बचा क्या, 3 बचा, इनटू में एक और 3 बचा, डिवाइड बाय 2, यही तो बचा, सही है। 39 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9/2, और जब फर्दर हमें डिवाइड करना होता है, तो हम यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और इस वाले फ्रैक्शन को, जो डिवाइड के अगले वाला फ्रैक्शन है, उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/9 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फर्दर क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 टाइम्स, 13 टाइम्स, तो कितना आ गया, 26/3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था आंसर, सही है, आ रहा है समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कर सकते थे बेटा, अटेम्प्ट कर सकते थे एक बार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया।
अगला सवाल देखते हैं। 10 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है बेटा, जो ऑलरेडी ये उस उन सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुके हैं आपके, और कोई एग्जाम नहीं, जिस एग्जाम की आप पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी, उसी एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लो, अटेम्प्ट करके देखो एक बार, आ रहा है समझ में? अटेम्प्ट करो। रिफ्रेश क्यों हो रहा है ये? चलो एक बार अटेम्प्ट करके देखो, ट्राई करो, एक बार अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है बेटा। नीचे दिए गए तुल्य भिन्न में एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक एक्सप्रेशन दे रखा है एकदम बेकार सा, इजी सा, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। क्या बोल रखा है आपको? देखो, एक्स बाय, एक्सप्रेशन में क्या बोला हुआ है? एक्स बाय 9 इज इक्वल टू 105 बाई 63 इज इक्वल टू 5 बाय वाई। इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आपको मिले, कुछ भी नहीं करना है, एक बार आपको ये वाला इक्वल टू ये वाला इक्वेट कराना है, ये दोनों को इक्वेट कराना है, और दूसरी बारे में ये दोनों को इक्वेट कराना है। जब आप x बाय 9 इक्वल टू 105 बाय 63 इसको इक्वेट कराते हो तो क्या आता है? 9 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, 7 से कैंसिल होगा 15 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया? 15। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कराओगे तो 105 डिवाइड बाय 63 इज इक्वल टू 5 बाय वाई। बेटा 5 से कटेगा 21, और 21 से डायरेक्टली 3 टाइम्स कट रहा है, तो y बराबर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन? x बराबर 15 और y बराबर 3, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आपका कौन सा ऑप्शन आया? जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन आया आपका? 15 3 यही आया फर्स्ट ऑप्शन, या कुछ और करने बैठ गए थे? कुछ भी नहीं था बेटा इस सवाल में, बहुत इजी सवाल है। देखो इस तरह का लेवल आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में, फ्रैक्शन से रिलेटेड, है ना? 2-3 क्वेश्चन दिख जाते हैं आपको फ्रैक्शंस में से, 2 क्वेश्चन तो दिखने ही दिखने हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रही है चीजें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन लगाओ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फ्रैक्शन दैट मस्ट बी एडेड टू द फ्रैक्शन टू मेक इट अ होल नंबर? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में। एक बार अटेम्प्ट करके देखो, लो 10 सेकंड लो, 10-15 सेकंड लो, एक बार अटेम्प्ट करके देखो और जवाब देने का ट्राई करो। इस पूरे एक्सप्रेशन में बेटा कुछ ऐसा ऐड करना है आपको, जोड़ा जाना चाहिए कि ये पूरी संख्या क्या बननी चाहिए? पूर्ण संख्या बनाने के लिए, ठीक है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो फ्रैक्शन नहीं होती है, जो पार्ट नहीं होती है, कंप्लीट नंबर होती है, जैसे कि 1 2 3, ये सब होल नंबर्स हैं, ठीक है? पूर्ण संख्याएं हैं। हाफ की अगर बोलूं मैं 0.5, तो 0.5 क्या होल नंबर है? नहीं, 0.5 होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो एक बार एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, 3/5, 16/21, 7/10 और 3/4, ये है बेटा सवाल। एक बार कोशिश करके देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, देखो ध्यान से। 7 इंटू 3 क्या होता है? 21, 21 से 21 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है? 4 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, है ना? और कुछ कैंसिल हो रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। 3 इंटू 2 6 हो गया बेटा, और नीचे 25, 6/25, ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका फ्रैक्शन। क्या ये होल नंबर है? अगर ये होल नंबर निकल के आता तो हम बोलते कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जीरो होता फिर तो आंसर। बट क्योंकि ये होल नंबर नहीं है,
तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड करना पड़ेगा बेटा, ताकि ये होल नंबर बन जाए। समझ में आ रही है बात? अब देखो ध्यान से, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, लेस देन वन एक फ्रैक्शन है, ये लेस देन वन है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अब बेटा जो सबसे नियरेस्ट इसमें कौन सा होल नंबर बनाया जा सकता है, आप ये देखो, ये लेस देन वन है मैंने बोला आपको, तो सबसे नियरेस्ट होल नंबर कौन सा बनाया जा सकता है? वन। कौन सा बनाया जा सकता है? वन। आप ध्यान से देखो, इसको अगर मुझे पूरे एक्सप्रेशन को वन बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 6/25 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन वन बन जाए? देखो ये 25 था, नीचे 25 एज इट इज लिखना पड़ेगा, और यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि ये वन बन जाए? वन तो तभी बनेगा ना जब इसका सम तो 25 होना है, ये एलसीएम अगर हम लेंगे 25 होना है, ठीक है। तो 6 प्लस समथिंग क्या लिखूं मैं यहाँ पे कि ये सम भी 25 बन जाए? तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 19। बेटा 19 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल आउट होके 25/25 बनेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? 19/25 अगर मैं ऐड करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, लास्ट वाली वैल्यू में, तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 19/25 फर्स्ट ऑप्शन आंसर है बेटा आपका। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, समझ में आना चाहिए और मजा भी आना चाहिए साथ साथ में। पढ़ते हुए मजा नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन के लिए आपको समझ में आना चाहिए और साथ साथ में मजा आना चाहिए पढ़ने में, है ना? तभी तो करोगे यार एग्जाम क्लियर, और कैसे करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। इस तरह के सवाल भी देखे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। आरआरबी ग्रुप डी में इस तरह के सवाल देखे जाएंगे, लगाना है इस सवाल को भी। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्या बोला है सवाल में? द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.474747 इज 0.4747 के समतुल्य भिन्न है। क्या है? पॉइंट यानी कि डेसिमल्स में दे रखा है आपको, आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। सिंपल सवाल ये है, फ्रैक्शन वैल्यूज निकालनी है। चलो, अगर आपको लग रहा है कि 10-15 सेकंड का सवाल है, नहीं बेटा 2 सेकंड का सवाल है ये, 2 भी सेकंड में नहीं लगने चाहिए, 1 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आधे से ज्यादा बच्चों का आ चुका होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखते हैं कैसे होता है बेटा। इस ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। अगर मेरा कोई भी एक्सप्रेशन है, पॉइंट ए बी ऐसे करके डैश 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 आगे चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि ए बी ऐसे कंटिन्यूअसली चल रहा है। कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा, ये रुकेगा नहीं बेटा, ये है ना, यही मतलब हुआ इसका। अब ऐसे एक्सप्रेशंस की, ऐसे एक्सप्रेशंस की जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू लेनी होती है, वो कैसे लेनी होती है? अच्छा, इसको एक चीज और लिखते हैं, मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ए बी बार से डिनोट करते हैं। कई सवाल आपको मिलेंगे डायरेक्टली जिसमें बार लगा होगा, इसको, इसका मतलब क्या होता है कि वो रिकरिंग है। रिकरिंग कहां तक है? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक रिकरिंग है वो, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में बेटा डायरेक्ट हमारा जवाब जो होता है वो क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल्स पे या जितने भी नंबर पे बार लगा रहता है वो एज इट इज लिखने, वो पूरे पॉइंट के बाद सारे ही नंबर आप एज इट इज उतार दो, ठीक है, क्योंकि सब पे बार लगा हुआ है। ए भी आ गया, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है उतने नंबर ऑफ 9 आपको नीचे डिवाइड करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ इसका मतलब। बात समझ में आई? पॉइंट के बाद आपका अगर बार लगा हुआ है, जितने भी नंबर्स हैं आगे, 2 हो 3 हो 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको वो नंबर डायरेक्टली उतार देना है ए बी, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पे, जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है आपका, उतने नंबर ऑफ नाइन्स आपको लिखने हैं बेटा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसका डेरिवेशन होता है प्रॉपर, बट वो अभी नहीं बताने की जरूरत है, आप सिर्फ ट्रिक याद रखो इसको, है ना। तो आप यहां से सवाल को बता सकते हो, 0.4747 था ये,
ऐसे चल रहा था, 4747 ऐसे करके चल रहा था, सेम पैटर्न पे है। इसका मतलब क्या लिख सकते थे इसको, 0.47 बार। सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि 0.47 बार की वैल्यू बता दो, कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आप यहां से डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते थे। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसको डायरेक्टली एज इट इज उतार दो, एज इट इज उतार दो। और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे सर 2 बार 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, डी करेक्ट आंसर था। इन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है, झट से एकदम जवाब लगा दिया होगा। जिनको नहीं पता होगा वो सोचते रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को, आ रहा है समझ में बेटा? चलिए बढ़िया, समझ में आना चाहिए। समझ समझ के अगर करोगे आप लोग तो सिलेक्शन दूर नहीं है बेटा। आरआरबी ग्रुप डी फाड़ देंगे इस बार। इस बार मैं तैयारी करवा रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करवाऊंगा एकदम। चैनल को ना फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर होनी चाहिए दोस्तों के बीच में। अब इस बार हम तगड़ी तरीके से तैयारी करने वाले हैं, साथ में मिलके आरआरबी ग्रुप डी को फाड़ के रख देंगे पेपर को। ठीक है, चलो करिए, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इस सवाल को, फिर देखते हैं। बाहर पे ही बेस्ड है बेटा। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है कि पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार नहीं दिया गया है, कुछ डिजिट छोड़ के बार दिया गया है। ठीक है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट, जो सवाल होते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो, अभी मैंने जो आपको बताया था वो पॉइंट ए बी बार था, इस तरह का। एक मिनट, हाँ ठीक है, पॉइंट ए बी बार, इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होंगे डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी, ए बी लिखोगे और डिवाइड में 9 सही है। अगर सवाल में इस तरह का क्वेश्चन आया, पॉइंट ए बी बी सी, है ना, और बार जो बेटा किस पे है, बी सी पे बार लगा हुआ है, ए छोड़ दिया है। या फिर हो सकता है पॉइंट ए बी सी पे बार लगा देंगे, ये भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ए बी सी पे लगे। और तीसरी चीज लास्ट क्या हो सकती है, पॉइंट ए बी सी तीनों पे होल बार। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है? तीनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो पहले वाला पैटर्न मैंने समझाया था उससे ये वाले का तो आंसर निकाल दोगे आप। क्या निकालोगे? आप बोलोगे सर जी आपने बताया था एबीसी लिखेंगे और तीनों पॉइंट के बाद तीनों नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम 9 कितने बार लिख देंगे, 999। आप बोलोगे सर जी ये बताया था आपने, बिल्कुल सही बात, ये इसका उत्तर है। अगर इन दोनों में से कोई दिखाई दे तो क्या करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, एबीसी, बार को छोड़ दो, अभी क्या लिखा हुआ है, एबीसी, तो एबीसी एज इट इज लिख दूंगा, लिख दिया। ठीक है सर, अब क्या करना है, जिन पे बार नहीं है, जिन पे बार नहीं लगा हुआ है वो नंबर्स को माइनस कर देना है, एबीसी माइनस ए, ये आपको यहां लिख देना है। सपोज जो भी वैल्यू आई, सपोज एक्स वाई जेड वैल्यू आ गई, अभी हम इस पे एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। एक्स वाई जेड वैल्यू आ गई तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय, जैसे इस पे हमने बार वाले पे 99 लगाया था वैसे ही हम यहां वाले पे भी जितने नंबर ऑफ, जितने डिजिट्स पे बार लगा उतने नंबर ऑफ 9 आएंगे। इसका मतलब 9 कितने आएंगे, 2 आएंगे। और जिस पे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पे बार नहीं लगा है उतने 0 आएंगे। बात क्लियर हुई? पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जितने पे नहीं लगा हुआ है उतने 0 लगाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 990। बोलोगे एक्स वाई जेड क्या है बेटा, डिफरेंस है। जब आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा तब बेटर समझ में आएगा, है ना।
डिफरेंस है उसका वो, और कुछ नहीं है। इसका जवाब बता दो भाई। आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा है नहीं अभी, कैसे बता दें? पढ़ा दिया बेटा, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। बताओ, पॉइंट एबीसी बार है, मैंने बोला कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट या नंबर दिख रहे हैं एज इट इज लिख दो। आपने बोला ठीक है सर, एबीसी उतार दिया हमने। फिर मैंने क्या बोला कि बेटा जितने पे बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट के बाद उनको माइनस कर दो। आपने बोला ठीक है सर जी, ये भी माइनस कर रहे हैं। तो कुछ इनको माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा सपोज एक्स वाई जेड आएगा, तो एक्स वाई जेड के डिवाइड में क्या लिखेंगे? जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने नंबर ऑफ 9 लिखे जाएंगे, ठीक है, एक पे लगा हुआ है। और जितने डिजिट्स पे बार नहीं लगा हुआ है उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, तो डिवाइड बाय 900 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 900। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो इसको रब कर दूं, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस लेके एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ये सवाल पे आएंगे। चलो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 0.478 सपोज ये बार है, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि पॉइंट के बाद आपको नंबर एज इट इज उतारना है। 478 एज इट इज उतार दिया, माइनस आपको करना है जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना, उतने नंबर्स को माइनस कर देना है। तो कौन सा नंबर है जिस पे बार नहीं है? कौन सा है? 4। तो 4 को माइनस कर दिया, क्या बचा? 474 बचा, 474 बचा। अब 474 डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखेंगे बताओ? नीचे क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है? तो आप बोलोगे सर एक दो, दो डिजिट्स पे लगा हुआ है तो दो बार बेटा 9 आ जाएगा। और कितने डिजिट्स पे बार नहीं लगा हुआ है? तो आप बोलोगे सर एक, है ना, एक ही नंबर तो है 4 जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसको हो जाएगा 0। तो 474 बाय डिवाइड बाय 990 आपका आंसर है। अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर है तो इस सवाल पे आते हैं। देखो ध्यान से, क्या बोला हुआ है? 9.467 बार माइनस 2.467 बार प्लस 4.467 पे बार, यही है सवाल, ठीक है। चलो अगर हम सिर्फ इन दोनों एक्सप्रेशंस को लेते हैं और माइनस करते हैं तो बेटा इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है 9 प्लस 0.467 बार। वैसे इसका क्या मतलब है? इसका इसका मतलब है 2 प्लस 0.467 बार। और ये तो बेटा एज इट इज है, इसको अभी हम छेड़ नहीं रहे। मैं आपको सिर्फ सिंपली ये खोल के इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा क्लियरिटी का पता चले। देखो बेटा यहां से प्लस ये 0.467 बार ये कैंसिल हो रहा है ना इससे, ये माइनस है तो -2 माइनस ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 9 माइनस 2 बचेगा आपके पास 7, ठीक है। तो 4 को भी तो ऐसे ही खोल के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे बताओ? 4 प्लस 0.467 बार, यही तो लिखोगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, 7 प्लस 4 प्लस 0.467 बार, तो बेटा 7 और 4 तो 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। 0.467 बार का इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हो? आप बोलोगे सर अभी तो बताया था आपने। 467 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को? देखो बार कितने पे नहीं है, 4 और 6 पे बार नहीं है, तो 46 को माइनस कर देंगे। करो इसको, 761 6 4 2 421, 421 डिवाइडेड बाय 9 कितने आएंगे बेटा? एक 9 आएगा और 0 कितने आएंगे? 2 0 आएंगे। अरे क्लियर हो रहा तुमको? क्लियर हुआ? चलो 421 बाय
900। अब एक चीज तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, 900। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में से एक है। सॉल्व करो इसको। अगर एलसीएम 900 लेते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये 1 है ना। तो 900 इंटू 7 6300 प्लस 421, ऐड करो कितना आ जाएगा, 2 1 4 में 3 7 और 6। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। 6300 421, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ यहाँ पे 11 था ना मेरे भाई, यहाँ पे 11 था, थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है ना। यहाँ पे क्या था बेटा, 7 और 4 11 था, ये 11 है ना, ये बार बार गलत हो जा रहा है, ये 11 है। तो 900 आपका डिनोमिनेटर, 11 9 99 और प्लस 421 कितना आया ये, 21 9 4 13 10321 डिवाइड बाय 900। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई। थोड़ा सा लेंदी गया, लेंदी इसलिए गया क्योंकि मैं आपको हर चीज समझा रहा था यहाँ पे, ठीक है, वरना इतना लेंदी भी नहीं है, फटाफट कैंसिल हो जाती। ये जो कैंसिलेशन है आप माइंड में कर सकते थे, मुझे एक्सप्लेन करना था, इस वजह से लंबा गया क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस वाले सवाल में, ठीक है। देख लो ध्यान से, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट सवाल होगा ये, बिल्कुल ये लास्ट सवाल है इस सेशन का, फ्रैक्शंस। आगे और भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आगे और भी हम सवाल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ये 10 क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है ना, ठीक है। देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है इनमें से, ये बताना है आपको, ठीक है। काफी सारे भिन्न दे रखे हैं इसमें, काफी सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं 4, और इसमें से बताना है आपको कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखिए ध्यान से, 9/14, अगला है 16/21, अगला है 29/42, ये है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा आपको कि इनका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में कुछ आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखो 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 7 14 21 40 सब 7 के मल्टीपल हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है कि जो इन मल्टीपल्स में से सबसे बड़ा मल्टीपल है, ठीक है, सबसे बड़े मल्टीपल से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 42 से 42 42 और ये 42, ये कैंसिल हो गया है, 29 बचा, 21 से 2 टाइम्स तो ये कितना बचा 32, 14 से 3 टाइम्स तो ये कितना बचा 27, 7 से 6 टाइम्स तो 6 इंटू 5 ये बचा 30। बस इसमें था क्या, अब ये जो नंबर्स हमें आए हैं इसमें से कंपेयर कर लो कौन सा सबसे बड़ा है, उसी के करस्पॉन्डिंग वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा होगा, सिंपल सी बात। तो कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, देखो ये आंसर कौन सा 32, 32 मतलब 16/21, ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ तुमको, क्लियर हुआ बेटा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है नहीं, हमारा स्लाइड खत्म हो चुकी है। तो ये थे कुछ हमारे जो आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने फ्रैक्शन टॉपिक को लिया था, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है।
और ये 10 क्वेश्चन थे, आगे और भी सवाल मैं लेके आऊंगा। जैसा कि मैंने बताया पूरी सीरीज चलेगी आरआरबी ग्रुप डी को लेकर। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी हमारा टारगेट है और इसको हम क्रैक करके रहेंगे बेटा। आप जुड़े रहो हमारे चैनल से, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर वाइज कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।